एक विधवा औरत जिसका नाम सुनते ही गांव की औरतें नजरें फेर लेती थीं और मर्द उसकी चुप्पी से डरने लगे थे, क्योंकि एक दिन उसने चुप रहना छोड़ दिया था। और वही औरत जिसकी मजबूरी पर सबने उंगली उठाई जब पंचायत के बीच वो बोली, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं बस मां हूं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो औरत कौन थी, सवाल यह है कि समाज चुप क्यों क्यों हो गया। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखें और कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के बाहरी हिस्से में बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। धूल भरी पगडंडियां, कुएं के पास लगी चौपालें और हर शाम किसी के दुख सुख पर चाय की चुस्कियां, यही जीवन था यहाँ का। इसी गांव की एक टूटी सी कच्ची गली के आखिरी मकान में रहती थी मोहिनी, एक सुंदर लेकिन टूटी आत्मा। मोहिनी की उम्र मुश्किल से 29 रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। तभी वह अमन की पत्नी थी। अमन जो गांव में राजमिस्त्री था, अपने हाथों से लोगों के घर बनाता और सपने भी। लेकिन एक दिन अचानक जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब उजड़ गया। अमन को तपेदिक खो गई थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल से लौटते वक्त ही अमन की सांसें थम गई। अब बच गए थे सिर्फ 3 लोग, मोहिनी, उसकी 6 साल की बेटी आराध्या और 4 साल का बेटा राज। अमन की मौत के बाद गांव के लोगों की नजरें मोहिनी पर बदल गई थीं। पहले जो महिलाएं उसकी सहेलियां थीं, अब उसके आने से उठ खड़ी होतीं और पुरुषों की निगाहें जैसे हर रोज उसका कोई और इम्तिहान लेती। मोहिनी ने गांव के घरों में काम मांगना चाहा, खेतों में मजदूरी भी करनी चाहिए, लेकिन हर किसी की मदद एक शर्त पर टिकी थी। शर्तें जो किसी भी औरत की आत्मा को चीर कर रख दें। जब हर घर, हर आंगन से मुंह मोड़ लिया गया, तब मोहिनी ने तय किया, अब इस गांव की दीवारें मेरी मेहनत के रास्ते नहीं रोक सकती। उसने अपने बच्चों को पड़ोसी बुजुर्ग महिला के भरोसे छोड़ा और जौनपुर शहर जाने का फैसला किया, जहां कम से कम मेहनत का मोल तो मिलेगा, शरीर का नहीं। अगली सुबह वह पहली बार गांव के बाहर की ओर चली। नंगे पांव नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान जरूर नंगे पांव चल रहा था। शहर पहुंचकर वह लेबर चौक पर खड़ी हो गई, सिर पर पल्लू, पैरों में टूटी चप्पलें और आंखों में उम्मीद। लेकिन पूरे दिन एक एक कर मजदूर चुन लिए गए, कोई उसे काम पर नहीं ले गया। शाम ढलने लगी। भूख उसके बच्चों की याद दिला रही थी। वह थकी हारी लौटी। घर पहुंचकर जो थोड़ी बहुत आटा बचा था, उसी से रोटियां सेकी, बच्चों को खिलाया और खुद सिर्फ पानी पीकर लेट गई। छत की दरार से झांकते आसमान को देखकर वो बुदबुदाई, हे ऊपर वाले, क्या मेरे ईमान की कोई कीमत नहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ मोहिनी फिर निकल पड़ी। वही जौनपुर का लेबर चौक, वही भीड़, वही इंतजार। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी तो बस एक अजीब सी दृढ़ता। किसी ने आज भी नहीं चुना उसे। कई ठेकेदारों की नजरें उसके शरीर को परखती रहीं, लेकिन काम नहीं दिया। दिन जैसे तैसे बीत गया और मोहिनी वापस लौट आई। शाम को उसकी पड़ोसी शांता चाची ने कहा, बहू, जितना सह पाओ उतना सह, लेकिन अपनी इज्जत को कभी मत बेचना। दुनिया एक दिन हार जाएगी तेरे आगे। मोहिनी की आंखों में एक सुकून था। शायद यही बात सुनने की जरूरत थी उसे। तीसरे दिन वही जगह, वही इंतजार। लेकिन आज किस्मत को उस पर दया आ ही गई। एक वृद्ध ठेकेदार ने उसे काम दे दिया, पास के एक निर्माण स्थल पर इंटेड होने का। पैसे कम थे, लेकिन मोहिनी को पैसों से ज्यादा अपने आत्मसम्मान की भूख थी। वह दिन भर पसीने में तरबतर होकर काम करती रही। हाथ छिल गए, पीठ झुक गई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शाम को जब मजदूरी मिली, वो सिक्के जैसे उसकी आत्मा पर मलहम लगाते हो। वो उन पैसों से सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दूध और राशन खरीदकर घर आई। आरव ने रोटियां देखकर कहा, मां, आज इतने दिन बाद भरपेट खाया है। मोहिनी की आंखें छलक आईं। बिना कहे ही बहुत कुछ कह गई। पर गांव की निगाहें अब और तेज हो चुकी थीं। रात में अक्सर शराबी गांव वाले उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते। कुछ कहने या टोकने की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन उनकी चुप निगाहें दीवारों में भी छेद कर देती। मोहिनी अब बच्चों को भीतर बंद कर लेती, खुद दिया बुझाकर दीवार से पीठ टिकाकर बैठ जाती। एक डर, एक चुप्पी और बहुत सारी अनकही बातें उसकी रातों की साथी बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन शहर के उसी निर्माण स्थल पर एक आदमी आया। उसकी उम्र लगभग 39 साल की रही होगी। चेहरा झूलसा नहीं था,
मुस्कुराता था और सबसे खास बात, उसकी आंखों में गंदगी नहीं थी। नाम था मोहित। भी एक मजदूर था, लेकिन बातों से लगता था जैसे जिंदगी के कई थपेड़े झेल चुका हो। सभी मजदूरों से हंसी मजाक करता और खुद हंसते हुए अपना दर्द छुपा लेता। जब उसने मोहिनी से कुछ कहा तो मोहिनी ने नजरें झुका लीं। वो समझ चुकी थी कि जब कोई मर्द ज्यादा हंसता है तो उसके पीछे कोई मकसद जरूर छिपी होती है। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना, तुम्हें हंसते नहीं देखा कभी, इसीलिए कोशिश की थी, लेकिन कोई बात नहीं। मोहिनी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर नजाकत नहीं, इंसानियत थी। उस दिन जब मोहित ने मोहिनी से बात करने की कोशिश की तो मोहिनी ने साफ इनकार नहीं किया, लेकिन अपनापन भी नहीं दिखाया। कमल को कोई शिकायत नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गया। शाम को मजदूरी बांटी गई। मोहिनी पैसे लेकर चुपचाप निकल पड़ी। मोहित कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर जब देखा कि मोहिनी अकेले जा रही है तो पीछे से आवाज दी, सुनो, अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था, बस इंसानियत में बात कर ली थी। मोहिनी ने बिना मुड़े बस इतना कहा, आप जैसे बहुत देखे हैं, और तेज कदमों से चली गई। कमल की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी, लेकिन वो चुप रहा। उसे आदत थी, लोग जल्दबाजी में नफरत दे जाते हैं, समझने का वक्त किसी के पास नहीं होता। अगले दिन काम पर वही भीड़, वही धूप, वही थकान, लेकिन मोहित आज भी हंस रहा था, अपने जख्मों पर, अपनी तन्हाई पर और शायद अपनी किस्मत पर भी। उस दिन निर्माण स्थल पर मोहिनी के पास काम कर रही माला नाम की एक महिला ने कमल से कहा, तू बड़ा शरीफ आदमी लग रहा है, लेकिन उस मोहिनी से बात करने की मत सोचियो, बहुत दुख झेल रही है बेचारी। उसके साथ गांव वालों ने जो किया, सुनोगे तो तेरा दिल कांप उठेगा। मोहित की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। सरला ने जो कहा वह बहुत था। किसी भी इंसान को भीतर तक हिला देने के मोहिनी की कहानी अब मोहित जान चुका था। शाम को काम खत्म हुआ, मजदूरी बांटी गई, लोग चले गए। मोहित वहीं खड़ा रहा और जैसे ही मोहिनी बाहर निकली उसने धीरे से कहा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन माफी मांगने आया हूं, क्योंकि अब समझ पाया हूं कि तुम क्या झेल रही हो। मोहिनी ठिठक गई। उसके भीतर कुछ हलचल हुई। इतने समय से हर कोई सिर्फ उसे या तो लूटना चाहता था या जज करना चाहता था, लेकिन आज पहली बार किसी ने सिर्फ समझने की कोशिश की थी। मोहित ने आगे कहा, मैं कोई मसीहा नहीं और ना ही कोई एहसान करना चाहता हूं, बस इतना जान गया हूं कि तुम्हारी लड़ाई अकेले की नहीं है, और अगर मंजूरी दो तो एक दोस्त बनकर साथ चलना चाहता हूं। फैसला तुम्हारा होगा। मोहिनी के होंठ हिले। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। वह घर लौट आई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। मोहित की बातें उसके दिल की दीवारों से टकरा रही थीं। क्या कोई बिना स्वार्थ के मदद कर सकता है, या फिर यह भी वैसा ही एक और नकाब था? अगले दिन मोहिनी ने तय किया था कि वह सिर्फ काम करेगी, किसी से कोई बात नहीं, ना नजरें मिलाएगी ना जवाब देगी। लेकिन जब वह निर्माण स्थल पहुंची तो मोहित पहले से मौजूद था। हमेशा की तरह वही गर्मशी, वही मुस्कुराहट, लेकिन आज उसने कोई कोशिश नहीं की बात करने की। वो बस दूर खड़ा ईंटें उठा रहा था। शायद मोहिनी को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ रहा था। उसका ध्यान काम में कम और मोहित की तरफ ज्यादा जा रहा था। शाम को काम खत्म हुआ, सबको मजदूरी मिली। मोहिनी पैसे लेकर चलने को हुई तो अचानक मोहित पीछे से बोला, मोहिनी डर मत, बस एक बात कहनी है। अगर कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ जरूरत है, कोई जरूरत, सिर्फ इंसानी मदद, तो मुझे याद करना। मेरा मतलब सिर्फ मदद है, कुछ और नहीं। मोहिनी कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में ना लालच था ना दया, बस सच्चाई थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, ना हां में ना में, और चली गई। उसी शाम जब मोहिनी घर पहुंची तो राज को बुखार था। उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी उसे मोहित की बात याद आई। बहुत देर तक उलझती रही अपने मन से, क्या वाकई मदद मांगनी चाहिए, क्या वह भी? आखिरकार उसने झिझकते हुए अपनी पुरानी फीचर फोन से मोहित का नंबर डायल किया, वो नंबर जो सरला ने पहले दिन उसे दे दिया था। उधर से आवाज आई, हां मोहिनी। उसकी आवाज सुनते ही मोहिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। राज को तेज बुखार है और मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। मोहित ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। रात के अंधेरे में गांव की संकरी गली में एक साइकिल आई, पीछे कैरियर में दवाई का पाउच,
कुछ फल और थोड़ी सी चिंता। मोहित ने राज को दवा दी, माथा छुआ और बोला, घबराओ मत, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मोहिनी कुछ बोल नहीं सकी। वह उसे देख रही थी, जैसे पहली बार किसी मर्द की नीयत पर विश्वास कर रही हो। मोहित ने कहा, मैं चलूं, सुबह काम पर मिलते हैं। वो चला गया, लेकिन मोहिनी के दिल में कुछ छोड़ गया। एक उम्मीद, एक भरोसा और शायद एक दोस्त। मोहित के जाने के बाद मोहिनी बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। रात ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में कुछ गर्म सा चल रहा था। कितनी ही रातें उसने अकेले डरते हुए गुजारी थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि कोई है जो सिर्फ मदद करने आया था, बिना शर्त, बिना सवाल। सुबह जब राज की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, मोहिनी ने एक छोटी सी थाली में बचा खुच्चा खाना रखा और भगवान के सामने बैठकर कहा, शायद तूने मेरी पुकार सुन ली है, किसी को तो भेजा है मेरे लिए। अब रोज की तरह वह फिर शहर काम पर गई। मोहित पहले से ही मौजूद था, लेकिन दोनों के बीच आज एक अजीब सी शांति थी। कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं, लेकिन एक नई समझदारी थी। काम खत्म हुआ, लोग निकले, और तब मोहित ने सिर्फ इतना पूछा, बच्चा कैसा है? मोहिनी मुस्कुराई, पहली बार आंखों में नमी के साथ। ठीक है, शुक्रिया। मोहित ने कहा, शुक्रिया? क्यों? दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता। यह शब्द सुनकर मोहिनी चुप हो गई। उस रात जब वो बच्चों को सुला रही थी, आराध्या ने पूछा, मां, आज फिर वो अंकल आएंगे? मोहिनी ने चौंक कर पूछा, कौन अंकल? आराध्या मासूमियत से बोली, वो जो कल रात दवा लेकर आए थे, वो अच्छे हैं। न मोहिनी को समझ नहीं आया कि मुस्कुराए या रोए। अगले कुछ दिनों में मोहित रोज की तरह काम पर आता, लेकिन अब मोहिनी उससे थोड़ा सहज हो गई थी। वो बातें करती, मुस्कुराती और कई बार हंस भी देती, जो उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। मोहित अब कभी कभी शाम को मोहिनी के घर भी आने लगा। बच्चों के लिए कुछ खिलौने, कभी कभी फल या दूध, लेकिन कभी भी देर तक नहीं रुकता, कभी किसी तरह की सीमा नहीं लांघता। गांव वालों की नजरों में यह सिलसिला अब खटकने लगा था। को चबूतरे पर बैठकर कुछ लोग कान्हा फूंसी करने लगे। मोहिनी के घर रोज वहीं आदमी जाता है। अच्छा नहीं लगता गांव में। एक दिन किसी ने मोहित से ताना भी मार दिया, बड़ी हमदर्दी है विधवा से, कोई और काम नहीं बचा क्या? मोहित ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारी नजर गंदी है तो हर मदद भी गुनाह लगेगी। वह दिन दूर नहीं था जब गांव में इस बात की चर्चा पंचायत तक पहुंची। गांव की जुबानें अब आग बन चुकी थीं। किसी के लिए मोहिनी चरित्रहीन थी, तो किसी के लिए मोहित पराया मर्द। जिन लोगों ने खुद उस पर गंदी नजरें डाली थीं, आज वह सबसे ऊंचे नैतिकता के मंच पर खड़े थे। आखिरकार गांव के मुखिया मोहनपाल चौधरी ने पंचायत बुला ली। खबर मोहिनी और मोहित तक भी पहुंची। मोहिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर बेटे के सिर पर हाथ रखकर हल्के से मुस्कुरा दी। अब वक्त है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा था, कुछ उत्सुक, कुछ खामोश और कुछ बस तमाशा देखने वाले। मोहित और मोहिनी दोनों बुलाए गए। मोहित सिर ऊंचा करके आया। मोहिनी साड़ी के पल्लू से माथा ढांप पे, लेकिन आंखों में आज भय नहीं था, आत्मविश्वास था। जैसे ही दोनों खड़े हुए, गांव के कुछ बुजुर्ग और पुरुष खड़े हो गए। यह औरत गांव की बदनामी कर रही है। रोज शहर का आदमी आता है इसके घर, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। शब्दों के भाले चलते रहे। किसी ने उसकी विधवापन पर तंज कसे, किसी ने उसके बच्चों पर लांछन लगाया। मोहिनी चुप रही, सब सुनती रही। मोहित भी कुछ नहीं बोला। जब सबका जहर उगलना खत्म हुआ, तो मोहनपाल चौधरी ने कहा, अब अगर तुम्हारे पास कोई सफाई हो तो दो, वरना फैसला सुनाया जाएगा। मोहिनी ने सिर उठाया। सुनिए। उसकी आवाज काम भी नहीं थी, लेकिन हर शब्द उसकी आत्मा से निकल रहा था। आज यहां जो खड़े हैं, उनमें से कई ने मुझसे मदद का वादा किया था, लेकिन बदले में क्या मांगा था सबको पता है? भीड़ में खुसर पुसर शुरू हुई। मोहित 1 साल से मेरे बच्चों के लिए दवा, राशन, कपड़े लाता है, कभी कुछ नहीं मांगा, कभी एक गलत शब्द नहीं कहा। तो बताइए, दोष किसका है? उसका जो मदद करता है या आपका, जो दिन में पंचायत और रात में मेरी दहरी के बाहर होते थे? पूरा माहौल सन्न रह गया। मोहित ने तब पहली बार कुछ कहा, मैं मोहिनी से प्यार नहीं करता, मैं उसकी इज्जत करता हूं, और अगर समाज यही नहीं सह पाता तो फिर उस समाज को बदलना पड़ेगा,
या उस समाज में जीना छोड़ देना पड़ेगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग बाबा मायाराम, जो कभी अमन का गुरु रहा था, खड़े हुए। मोहिनी ने कोई पाप नहीं किया है। अगर यह लड़का इससे शादी कर ले तो सब कुछ सम्मान के दायरे में आ जाएगा। यह सुनकर भीड़ फिर फुसफुसाने लगी। लेकिन अब फैसला मोहिनी और मोहित को करना था। पंचायत में सन्नाटा छा गया था। बुजुर्ग मायाराम बाबा की बात के बाद सबकी निगाहें अब मोहिनी और मोहित पर टिक गईं। मोहित की आंखें झुकी हुई थीं, पर उसका चेहरा शांत था। मोहिनी धीरे से बाबा की तरफ मुड़ी और बोली, बाबा, मेरे पति की मौत के बाद यह पहला दिन है जब मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं कोई बोझ बनकर किसी की जिंदगी में नहीं जाना चाहती। मोहित ने तुरंत कहा, अगर बोझ होती तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की सोचता भी नहीं। मोहिनी, मैं तुम्हें कोई दया में नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी तुमने अकेले लड़ी है, अब उसमें कोई कंधा हो तुम्हारे साथ। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। अगर तुम उन्हें अपनाने का वादा कर सको तो शायद मैं हां कह सकूं। मोहित ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनाना चाहता हूं। मायाराम बाबा ने दोनों की ओर देखकर पूछा, तो क्या पंचायत की मौजूदगी में तुम दोनों इस रिश्ते को स्वीकार करते हो? मोहित ने सिर झुकाकर हां कहा। मोहिनी ने कांपते हुए अपने बेटे राज का हाथ थामते हुए कहा, हां, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया की जुबानें बंद हों, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे अपने लिए कोई साफ नीयत वाला रिश्ता दिखा है। पंचायत में तालियां नहीं बजीं, लेकिन कुछ सिर हिलते नजर आए और बहुत से सिर शर्म से झुके। मायाराम बाबा ने घोषणा की, कल सुबह मंदिर में इन दोनों की शादी होगी और उसके बाद से यह पतिपनी है। अगर किसी को ऐतराज हो तो अभी बोले, वरना यह फैसला आखिरी माना जाएगा। भीड़ चुप थी। जिनके दिलों में जहर था, उनकी जुबानें आज पहली बार लड़खड़ा गई थीं। अगली सुबह गांव के शिव मंदिर में एक सादा लेकिन आत्मसम्मान से भरी शादी हुई। मोहिनी ने मोहित की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे लौटाया नहीं, नया जीवन दिया है। अब यह घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा होगा। मोहित ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसू गवाही थे उस वादे की, जो शब्दों से कहीं गहरा था। शादी के बाद मोहिनी और मोहित का जीवन बदला, लेकिन वह बदलाव किसी फिल्मी कहानी जैसा तेज और चमकीला नहीं था। यह बदलाव धीरे धीरे, ईंट दर ईंट एक विश्वास की दीवार बनाता गया। मोहित अब मोहिनी के घर में ही रहने लगा था। राज उसे पापा कहने लगा था, पहले हिचक के साथ, फिर पूरी मासूमियत से। आराध्या की आंखों में अब डर नहीं, सुरक्षा का एहसास था। गांव वालों की बातें अब भी चलती थीं, लेकिन फर्क यह था कि अब मोहिनी उन्हें जवाब नहीं देती थी, क्योंकि अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। उसका जीवन उसकी गवाही बन चुका था। मोहित ने कुछ समय बाद मजदूरी के साथ साथ एक छोटा सा रे पर चाय नाश्ते का काम शुरू किया। मोहिनी उसकी मदद करने लगी। मोहित की ईमानदारी और व्यवहार से लोग खींचते चले आए। गांव के बाहर से भी लोग उसकी चाय पीने आने लगे। धीरे धीरे काम बढ़ा। छोटे से चाय के ठेले ने एक दिन दुकान का रूप ले लिया। मोहित ने दुकान का नाम रखा अपना पाल, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं, एक अधूरे परिवार की मुकम्मल कहानी थी। एक दिन गांव के ही स्कूल के हेडमास्टर आए और बोले, मोहित भाई, आपने जो किया वह बहुत बड़ा काम है। आप दोनों को देखकर आज लगता है कि रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। मोहिनी की आंखों में वो नम सी मुस्कान थी जो सिर्फ अपमान झेलकर सम्मान कमाने के बाद ही आती है। कुछ वर्षों में राज पढ़ाई में अच्छा होने लगा और आराध्या भी। मोहित ने एक सपना देखा, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर वह ऊंचाई छुए जहां कभी समाज उन्हें नीचे न देख सके। और मोहिनी, अब वह सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो एक मां थी, एक पत्नी थी, और सबसे बढ़कर एक मिसाल। एक दिन शाम को जब दुकान बंद हो चुकी थी, मोहित और मोहिनी बैठकर चाय पी रहे थे। मोहित ने पूछा, मोहिनी, आज इतने सालों बाद कोई अफसोस है? मोहिनी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बस एक अफसोस है कि अमन आज नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि जहां भी होंगे वो खुश होंगे कि उनके बच्चों को अब एक सच्चा पिता मिल गया है। मोहित की आंखें भर आईं। उसने मोहिनी का हाथ थामा और धीरे से कहा, और मुझे एक सच्चा जीवन साथ थी। शाम की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी और पास ही में दो बच्चे हंसते हुए दौड़ते हुए घर लौट रहे थे।
अपनी नई जिंदगी, अपने नए भविष्य की ओर। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज की सोच से ऊपर उठकर इंसानियत और भरोसे से नया जीवन शुरू किया जा सकता है। हर बदनामी के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, बस कोई समझने वाला चाहिए। अब एक सवाल, अगर कोई महिला विधवा हो, अकेली हो, 2 बच्चों को पाल रही हो, तो क्या उसे मदद और सम्मान मिलना चाहिए या ताने और बदनामी? मोहित ने मोहिनी की बिना शर्त मदद की। क्या आज का समाज ऐसे किसी मर्द को समझता है या उसे भी गुनहगार बना देता है? आप बताइए, क्या मोहित ने जो किया वह सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय।